मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब प्रॉब्लम कौन सी है, चलिए वो समझते हैं। प्रॉब्लम का मतलब है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग में आप जब भी प्रोग्रामिंग चलाते हो तो प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। एक एक लाइन चलती है, एक एक लाइन रन होता है ना, और आपको आउटपुट मिलता है। मान लो कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में मैं चाहता हूँ कि दो चीज़ें या दो फंक्शन मुझे पैरेलली चलाना है, दो टास्क पैरेलली चलाने हैं, एक ही टाइम पे दो टास्क चलने चाहिए। अब प्रोग्रामिंग का अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरे फंक्शन में जा नहीं सकते हो, तो दो चीज़ पैरेलल कभी चल ही नहीं सकती। बट आप कंप्यूटर के अंदर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं वो तो पैरेलली चलता है हर चीज़। आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो तो पैरेलली आप एक दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी तो एक प्रोग्राम है। अगर वो प्रोग्राम है तो वो एक ही साथ में मल्टीपल एप्लीकेशंस को कैसे ओपन कर सकता है? उसके लिए भी तो प्रोग्राम ही है। तो प्रोग्राम रन करेगा तो उसके लिए कोई भी प्रोग्राम फाइल उसके लिए एक फंक्शन है। जैसे अभी वीएस कोड खुला हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक फंक्शन है ये, है ना। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये उसके लिए ये एप्लीकेशन एक फंक्शन है। तो मतलब आप वीएस कोड ओपन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग ए फंक्शन ऑफ वीएस कोड, तो वीएस कोड का फंक्शन उसके लिए ओपन हो जाता है। लेकिन पैरेलली हम दूसरा फंक्शन भी तो चला रहे हैं। मैं मान लो ये एप्लीकेशन चला रहा हूँ ओबीएस, ये भी चल रहा है, क्रोम चला रहा हूँ, ये भी चल रहा है। ये अलग अलग टास्क ये एक ही टाइम पे कैसे काम कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग तो है ही उसमें, हर चीज तो प्रोग्रामिंग ही है प्रोग्रामिंग। तो ये सब कुछ करने का तरीका होता है थ्रेड, है ना। थ्रेड का मतलब होता है प्रोसेस और मल्टी थ्रेड का मतलब होता है मल्टी प्रोसेस, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके ये सभी टास्क को आपके प्रोसेसर के आपके पास जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के कोर्स पे जाकर के रख देता है। जितने प्रोसेसर्स आप यूज करना चाहते हो उनको अलग अलग कोर्स पे रखता है। हर प्रोसेसर के साथ में कोर्स आते हैं, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर लिया होगा, अपना लैपटॉप लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोसेसर है तो उस प्रोसेसर का कोर होता है। कितने कोर का प्रोसेसर है आपका? फिर कैसे लिया? कितने कोर का प्रोसेसर है? लैपटॉप को लैपटॉप की तरह यूज करोगे तब होगा, उसको तो टीवी बना दिया आप लोगों ने। कितने कोर का प्रोसेसर है आपका? ऑक्टा कोर या फिर हेक्सा कोर, ठीक है, या फिर क्वाड कोर। अलग अलग कोर्स के आते हैं, है ना। ऑक्टा कोर का मतलब 8 कोर बने हुए हैं। पैरेलली वो 8 एप्लीकेशंस को पैरेलली रन कर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एप्लीकेशन जब चलती हैं तो पैरेलली आपके पास जितने एप्लीकेशन आपके रन हो रहे होते हैं, जितने प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, उसको अलग अलग कोर पे शिफ्ट कर दिया जाता है जिससे उसको पैरेलली चलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप जितने भी एप्लीकेशन चलाते हैं अगर वो पैरेलल चल रहे हैं तो वो अलग अलग कोर पे चल रहे हैं, राइट। इससे आपका जो टास्क होता है वो टास्क बहुत ज़्यादा टाइम इफिशिएंट बन जाता है। कोई भी टास्क आप टाइम इफिशिएंसी के साथ चलाना चाहते हैं तो आप उसको मल्टी थ्रेडिंग में चलाते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक फंक्शन बना करके देखेंगे और उसको मल्टी थ्रेडिंग पे चला के देखेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो पहले तो नॉर्मल फंक्शन, तो नॉर्मल फंक्शन चलाने के लिए हम लोगों ने दो फंक्शंस बनाए। डेफ एक टास्क लिखा जिसका नाम रखा प्रोसेस 1, ठीक है। प्रोसेस 1 में मैंने प्रिंट कराया प्रोसेस 1 को ही, लेकिन मैंने इसको इफ किया नहीं,
नहीं, इसको लूप लगा देते, फॉर आई इन रेंज, रेंज कर दिया मैंने 5। ये लूप कितनी बार चलेगा? 0 से 5 तक चलेगा, ठीक है। और मैंने एक काम और किया इसमें, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया टाइम के नाम से, और यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप चला दिया। स्लीप क्या करता है? आपको डिले देता है। स्लीप क्या करता है? डिले देता है। तो ये टाइम डॉट स्लीप चलाया। अब इससे हुआ ये कि जो प्रोसेस 1 को जब हमने कॉल किया, तो एक एक सेकंड पे इसने ये प्रोसेस 1 को प्रिंट किया। कितने सेकंड में? तो इसको टोटल कितना टाइम लगा? यहाँ लिखा हुआ है कितना टाइम लगा टोटल? 5 सेकंड। हमने क्योंकि टाइम डॉट स्लीप लगा करके उसका एक डिले बढ़ा दिया। अब मान लो ऐसा ही कोई प्रोसेस है जो रन होने में एक पर्टिकुलर टाइम लगाती है, ठीक है। अब उसके बाद कोई मुझे एक प्रोसेस चलाना है, तो उसके बाद ही तो चल सकता है, वो उसके बाद ही चल पाएगा। अब इस तरह करते करते जो लास्ट प्रोसेस होगा तो बहुत देर बाद चलेगा, है ना। तो अगर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से चलें तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है, और स्टेप बाय स्टेप चलने से कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलती है आपके एप्लीकेशन में। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आप बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं, जिसमें कि कई सारे प्रोसेस जो एक साथ चल सकते हैं उनको एक साथ ही चलाते हैं, उनको पैरेलल टाइम पे चलाते हैं, ठीक है। और उसके लिए उसको थ्रेड यूज करना होता है। चलिए, तो ये हो गया प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 को चलाने के लिए कितना टाइम लगा, ये टाइम कैलकुलेशन भी आप यहां से कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेशन के लिए टाइम डॉट लक्ष्य क्लासेस, किसमें रह रहा था? हेलो, हाँ पढ़ो पढ़ो, बोल रहे हैं अभी आ रहा है वो टेक्नीशियन, ठीक है, बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, टाइम डॉट टाइम, जब हमने यहाँ पे लिया प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक टाइम नोट किया, 5 सेकंड से पहले ही रुक गया, खुद से रुक गया आपने, क्यों? क्या? आपका टाइम डॉट स्लीप नहीं चल रहा, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रोसेस चलाने से पहले, अभी यहाँ ये तो जुपिटर दिखा रहा है आपको, कई बार होता है इंटरप्रेटर, ये जो आपका आईडी होता है वो टाइम नहीं दिखाता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद टाइम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। उसके लिए टाइम डॉट टाइम की हेल्प से मैंने इसका प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले का टाइम नोट किया, और टाइम डॉट टाइम से ही मैंने प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद का टाइम नोट किया, ठीक है। और जो टाइम इलैप्स हुआ, टाइम इलैप्स्ड,
कितना टाइम इलैप्स हुआ, तो करंट टाइम माइनस प्रीवियस टाइम, ठीक है, करंट टाइम माइनस प्रीवियस टाइम, कितना टाइम इलैप्स हुआ, तो इन दोनों का जो माइनस में वैल्यू आएगा, ठीक है, उतना टाइम इलैप्स हुआ है, 5.034 समथिंग लाइक, ठीक है। अब सेम ऐसा ही एक और प्रोसेस लिखा, उसको भी लेट्स से 5 सेकेंड के लिए चलाया, प्रोसेस 2 इसका नाम है, प्रोसेस 2 हमने लिखा, तो ये भी 5 सेकेंड के लिए चल रहा है, ये भी 5 सेकेंड के लिए चल रहा है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, दो प्रोसेसेस। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 पॉइंट समथिंग, मतलब थोड़ा बहुत मिली सेकेंड का डिफरेंस रहता है, तो 10 पॉइंट समथिंग मतलब 10 सेकेंड का आपको ये पूरा टाइम इलैप्स होगा। चलो करके देखते हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 1 प्रोसेस 1 5 बारी चल गया, चलो ये पहला फंक्शन आपका कंप्लीटेड 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर दूसरा, और टोटल 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इतना। हाँ, एक सेकेंड का ही मैंने दिया, 1 का मतलब 1 सेकेंड है, 2 देंगे तो 2 सेकेंड पे चलेगा। अब ये दो प्रोसेस 10 सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं, बट इन दोनों प्रोसेस को मुझे 5 सेकेंड में ही कंप्लीट कराना है, इन दोनों प्रोसेस को 5 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को पैरेलल टाइम पे चलाना होगा, है ना, तभी तो दोनों साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे तो 5 सेकेंड में ही दोनों कंप्लीट हो जाएगा, अभी 10 सेकेंड ले रहा है, तो क्या करें कि इसको हम 5 सेकेंड में कंप्लीट कर सकें। प्रोसेस समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक। चलिए, तो इसके लिए हम लोग करते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, मॉड्यूल का नाम है मल्टी थ्रेड, या थ्रेडिंग कर लो, ज़्यादा थ्रेडिंग कर लो, इंपोर्ट करो थ्रेडिंग। अरे तो नहीं लिखे, मुझे चलाना है ना, मुझे दोनों चलाने हैं, मुझे दो प्रोसेस साथ में चलाना है, कॉन्सेप्ट ये है, प्रोसेस 1 चलाना नहीं है, प्रोसेस 2 भी चलाना है, प्रोसेस 1 भी चलाना है, लेकिन एक ही टाइम पे चलाना है, 5 सेकेंड में चलना चाहिए। तो यहाँ एक प्रोसेस की तो बात ही नहीं हो रही ना, मल्टीपल प्रोसेस की बात हो रही, ठीक है। प्रोसेस ऑलरेडी बना हुआ है आपका, अब बस इसको कॉल कराना है। अब लेकिन ये जो दोनों प्रोसेस कॉल होंगे ये थ्रेड के अंदर होने चाहिए, डायरेक्टली आप कॉल नहीं कराएंगे इसको आप डायरेक्टली कॉल नहीं कराएंगे, थ्रेड के साथ में कॉल कराएंगे। तो पहले इन दोनों प्रोसेस को थ्रेड बनाना पड़ता है। थ्रेड कैसे बनता है, तो थ्रेड बनाने के लिए आप यूज करते हैं थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, इसमें आप देते हो टारगेट। टारगेट का मतलब है कौन सा प्रोसेस चलाना, कौन सा फंक्शन चलाना है, उस फंक्शन को यहां पास करते हैं। ठीक है, आपने इसको पास किया और ये बन गया पहला थ्रेड T1। फिर आपने किया इसमें प्रोसेस दिया प्रोसेस 2। तो अब ये प्रोसेस डायरेक्टली कॉल नहीं करना, आपको थ्रेड की हेल्प से कॉल करना, मतलब पहले इसको थ्रेड बनाना है, ये प्रोसेस थ्रेड बनेंगे और थ्रेड बनने के बाद इस थ्रेड को स्टार्ट करना है, दोनों को साथ नहीं ऐसे कर सकते। थ्रेड को स्टार्ट करने का मतलब थ्रेड को कॉल कराना।
dot start and T2 dot start. और उसके बाद आपको लिखना है T1 डॉट ज्वाइन और T2 डॉट ज्वाइन। थ्रेड 1 को स्टार्ट किया, थ्रेड 2 को स्टार्ट किया और T1 को ज्वाइन कराया T2 के साथ, T2 डॉट ज्वाइन। दोनों ज्वाइन हुए तो दोनों का क्लोजिंग टाइम एक ही होगा। ज्वाइन कराने मतलब ये होता है दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम टाइम है उतने पे ये दोनों क्लोज होंगे, है ना। जैसे अभी तो दोनों 5-5 सेकंड के लिए चल रहे हैं। मान लो आपका जो दूसरा प्रोसेस है वो 10 सेकंड के लिए चलता, तो ज्वाइन होने की वजह से दोनों एक साथ ही बंद होते, ठीक है। मतलब दोनों 10 सेकंड पे कंप्लीट होते। चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करो। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 एक साथ चल गया। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। इलेप्स टाइम कितना निकला? 5 सेकेंड। एक टाइम पे ही चलना है तो बात तो एक ही हुआ ना। जब दोनों एक ही टाइम पे चल रहा है तो प्रोसेस 1 लिखा है या प्रोसेस 2, क्या फर्क पड़ता है? दोनों साथ में चल रहे हैं। इसका आउटपुट ऐसा है। अब यह देखो, यहाँ प्रोसेस 1 के साथ में प्रोसेस 2 प्रिंट हो रहा है ना। इसका मतलब कि वो दूसरे प्रोसेस पे भी गया होगा, है ना, और सेम टाइम पे गया होगा, राइट। तभी वो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को एक साथ चला सकता है, ठीक है। तो ये टोटल ये 5 बार ही चला है और इसमें टोटल 5 सेकेंड ही लगे। इलेप्स टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ठीक। इस तरह से कोई भी प्रोसेस को आप एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आप थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। बट सर ये 2 बार अलग अलग क्यों चला है? कहाँ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चल रहा साथ में ही है। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 साथ में चल। एक सेकंड होल्ड अच्छा। कर। हेलो,
रितेश सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मुझे लगता है पढ़ा नहीं रहे हैं। अच्छा।
हो गया, रन हो गया सभी का? समझ आया मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं? सिंपली प्रोसेस लिखना है और उसको थ्रेड में चलाना है। चलिए, एक दूसरा है, एक और टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है, क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट टू अप्लाई पैटर्न्स ऑन स्ट्रिंग। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से आप अपनी स्ट्रिंग पे पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा पैटर्न? तो जैसे क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है और इसमें से आप इस स्ट्रिंग में लिखा है पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि आप जब भी सर्चिंग करते हैं, मान लो इसमें सर्च करना है कि इस स्ट्रिंग में पाइथन है या नहीं, आप ये सर्च करते हैं कि स्ट्रिंग में पाइथन है या नहीं। तो अगर आप ऐसे सर्च कर लें, इफ पाइथन इन स्ट्रिंग, प्रिंट करना है फाउंड और प्रिंट करना है नॉट फाउंड। तो ये क्या देगा आपको? क्या देगा? तो अभी क्या देगा? अभी आपको स्ट्रिंग मिला हुआ है और अभी क्या देगा? ये फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है हमारा कि ये सेम स्पेलिंग और सेम केस के साथ में है या नहीं। बट टेक्निकली आप देखें तो आप ये चीज़ कभी ध्यान में नहीं रखते, है ना? जब भी सर्चिंग करते हैं कि उसका केस क्या है, ऐसा तो नहीं रखते ना हमेशा कि भाई वो कौन सी केस में होगा। अगर केस वाइज चलने लगे तो कई सारे सर्चिंग प्रोसेस आप चला ही नहीं पाएंगे। बट पाइथन में तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके स्ट्रिंग के अंदर जैसा केस होगा वही केस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये नॉट फाउंड दिखाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अब इस चीज को अगर हमें ढूंढना हो, चाहे वो किसी भी केस में हो, राइट, चाहे वो पाइथन कैप्स में हो या पाइथन स्मॉल में हो या जैसे भी हो, आपको यहाँ पे फाउंड करके लेके आना है। ठीक है, मतलब यू आर नॉट स्ट्रिक्टेड विथ कि हाँ भाई यहाँ पे लोअर केस में होगा तभी ये काम करेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लगाते हो। तो आप पाइथन सर्च नहीं कर रहे हैं, आप पाइथन का पैटर्न सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च कर रहे हैं? पैटर्न। तो पैटर्न में आप रेगुलर एक्सप्रेशन से पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न कैसा होगा? तो आर ई इंपोर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, आर ई, है ना? और सर्च क्या करेंगे? तो सर्च में पाइथन सर्च नहीं करना, हमें सर्च करना है आर ई डॉट सर्च। आपको आर ई डॉट सर्च, सर्च का वो चलाना है। इसमें सबसे पहले आपको देना है पैटर्न। अब पैटर्न में क्या क्या होता है? तो आपको पाइथन ही सर्च करना है, लेकिन पाइथन में ये पी जो है सबसे पहला कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएंगे तो पहला कैरेक्टर स्मॉल पी भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है।
है ना। सेम y के साथ भी करें तो y भी स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, t के साथ भी HON, इन सभी के साथ में सेम केस है कि ये पाइथन ही लिखा होगा, लेकिन वो पाइथन में केस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पैटर्न यही है हमारा कि हमें इसको बताना है कि हर एक कैरेक्टर में p होगा, लेकिन p के साथ में कुछ भी हो सकता है, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ये पैटर्न लिख रहे हैं हम लोग। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए जब पैटर्न लिखा था तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। आपने लिखा p और कैपिटल P दोनों। अब ये दोनों जो आपने लिखा है, ये दोनों इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि इट कैन आइदर फाइंड स्मॉल p और कैपिटल P। नेक्स्ट गो टू द अनदर y, कैपिटल Y, t, कैपिटल T, h, कैपिटल H, o, कैपिटल O, n, कैपिटल। ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ये पाइथन का पैटर्न है, एग्जैक्टली पाइथन नहीं है। सो अगर आपके टेक्स्ट के अंदर पाइथन किसी भी केस में हुआ तो आपको आउटपुट मिलेगा, इसी में कमा करके s डाल दो और यहां से इन हटा दो। रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सर्च, तो सर्च में आप पूरा पैटर्न सर्च कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, बात समझ आई। ये तो हो गया सर्चिंग। एक होता है एक्सट्रैक्शन, मतलब डेटा अगर मैच हुआ तो मैच होने के बाद डेटा आपको एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, बट सर ये सिंगल वर्ड के लिए तो ठीक है, पर ये इतना मतलब रुक पूरा जाओ, सेंटेंस आगे वगैरह जाने दो, सर्च करना पहला हो ही तो अभी टास्क किया है, ओके। एक ही टास्क में हो जाता है। चलिए, ऐसा कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हाँ, ये जितने भी आपके स्ट्रिंग के अंदर ऐसे वर्ड जिस वर्ड में एट आता हो, तो सारे एट वाले वैल्यूज मुझे चाहिए, है ना। अब इसमें पॉसिबली क्या है कि जो भी आप यहाँ पे डेटा निकाल रहे हैं उसमें पैटर्न ये है कि लास्ट में एट है, स्टार्टिंग का कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है ना। अब स्टार्टिंग के कैरेक्टर में ए से जेड का कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए मैंने रे डॉट फाइंड का यूज किया। फाइंड ऑल की हेल्प से आप वो सारे पॉसिबिलिटीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो पैटर्न आप यहाँ पे देंगे, जिससे वो पैटर्न मैच करेगा। तो पहले कैरेक्टर की बात हो रही है, फर्स्ट कैरेक्टर आप स्क्वायर ब्रैकेट से डाला, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ए टू जेड। तो ए टू जेड लिखने के लिए A-Z इस तरह से लिखा जाता है ना। या माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल में लिखा हो, मुझे आइडिया नहीं है ना।
बस उसका लास्ट लेटर मुझे पता है, लास्ट के 2 कैरेक्टर एट हैं। आरी नहीं चल रहा, इंपोर्ट आरी ऊपर किया आपने तो करोगे तो चलेगा, ठीक है। या फिर पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल में हो, तो ए हाइफन जेड मतलब ए से लेके जेड तक, ठीक है। ए सेम ब्रैकेट में, ठीक है। तो ए से जेड तक या ए से जेड तक कोई भी एक कैरेक्टर जो ए से जेड के बीच में है, कैपिटल या स्मॉल, है ना। इसके बाद लास्ट में आपने दिया एट। अब एट तो फिक्स है, इसमें तो कोई डिफरेंट पॉसिबिलिटी है नहीं कि वो एट ही रहेगा, ठीक है। हमने ये लिख दिया। और यहाँ पे आपने अपनी स्ट्रिंग पास कर दी और इससे जो आपको डेटा मिला उसको आपने प्रिंट कराया। चेक करते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, सर इसमें अगर कैपिटल तो भी वो होता तीन तो भी आपको मिल पता जाता नहीं ना। है ना कि कितने सारे हैं, कितने सारे हैं आपको कहाँ पता है कि भाई ये हो सकता है स्ट्रिंग बहुत बड़ी होगी, उसमें आपको एट वाले डेटा ढूंढने हैं सारे, कहाँ ढूंढ पाओगे आप। नहीं, ढूंढ अगर पाए एट में ए हमारा कैपिटल होता, टी स्मॉल होता तो भी ये ढूंढ लेता। नहीं, तो वो यहाँ पे बताना पड़ेगा फिर आप, तो आपने स्मॉल में बताया तो स्मॉल में ही ढूंढेगा वो। लेकिन हमने तो ये ए टू जेड स्मॉल एंड कैपिटल जो दो। पहला कैरेक्टर के लिए बताया है, बाकी कैरेक्टर्स के लिए नहीं बताया। ये ए टू जेड सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये फर्स्ट मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करता है। तो एक सिंगल कैरेक्टर के लिए आपने लिखा है वो चीज। ए के लिए बेसिकली हमने एक के लिए सिंगल कैरेक्टर मतलब ए पे काम करेगा एट की जगह पे। नहीं समझा, ए पे काम करेगा। सिंगल कैरेक्टर मतलब जो सबसे ये पहला कैरेक्टर है उसके लिए काम करेगा। ये पैटर्न सिर्फ पहले कैरेक्टर के लिए लिखे जा रहे हैं। अगर हम नहीं समझ में आया था सिंगल कैरेक्टर मतलब अरे फर्स्ट। यार ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले कैरेक्टर के लिए है, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स मुझे वर्ड्स ढूंढने हैं उनके लास्ट में ऐड होना चाहिए। पहला कैरेक्टर अननोन है, पहला कैरेक्टर आपको पता नहीं है, तो पहले कैरेक्टर के लिए पैटर्न लिखा जा रहा है। दूसरा तीसरा कैरेक्टर नोन है तो वो हमने एज इट इज लिख दिया, ये मैं बोल रहा हूँ। ओके। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है आकाश is 28, Simran is 25, Alok is 21, Raman is 22। अब इस पूरे डेटा में से मुझे नंबर्स निकालने हैं, जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स चाहिए मुझे। ठीक है, पैटर्न लगाते हैं, re डॉट फाइंड ऑल पैटर्न। पैटर्न में क्या करें, तो पैटर्न में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बताएंगे 0 to 9। मेरा डिजिट जो है वो 0 to 9 का है। ठीक है, मेरा जो डिजिट है वो 0 to 9 के बीच में कोई भी है, हो सकता है।
कमा, आपने अपना स्ट्रिंग बता दिया। जितने भी डिजिट्स होंगे वो मिलेंगे, लेकिन एक एक करके। ठीक है, तो आपको 0 to 9 में जो जो डिजिट मिला वो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गया। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुझे जो डेटा चाहिए वो तो लेंथ वाइज चाहिए था, जैसे 28, 25, है ना, 21 और 22। मुझे एक वो उसका डिजिट नहीं चाहिए था, राइट। तो मुझे उसका जो डेटा चाहिए वो लेंथ वाइज चाहिए। अब जैसे मेरे पास जो सारे डेटा हैं वो 2 लेंथ के, अब यहाँ पे लेंथ भी इंट्रोड्यूस कराना है, वैसे नंबर्स जो कि 2 लेंथ के, ऐसे नंबर जो 2 लेंथ्स के, तो आपको लेंथ भी इंट्रोड्यूस करा। लेंथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालते हैं। कर्ली ब्रैकेट में आपने दे दिया 2, तो 2 का मतलब हो गया 2 लेंथ। Those number which has 2 length can be extracted like that. ठीक है, बात समझ आई। कर्ली ब्रैकेट में आप लेंथ देते हैं। ठीक, बात समझ आई। अगर मान लो किसी का ऐसे भी लिखा हो, सोनू इज 9, अब यहाँ तो एक ही लेंथ है, तो क्या ये एक लेंथ वाला डेटा निकाल सकता है? क्योंकि आपने उसको बोला 2 लेंथ का डेटा। अब आपको ऐसा चाहिए कि आपको एक लेंथ वाला भी डेटा चाहिए, 2 लेंथ का भी डेटा चाहिए, 3 लेंथ वाला भी डेटा चाहिए, फिर क्या करें? तो इन दैट केस आप यहाँ पे 1, आपने मान लो 3 लेंथ तक का डेटा आपको निकालना है, 1, 3 लिखेंगे, तो मतलब 1 से लेकर के 3 तक के कोई भी लेंथ एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, now it can be extracted like that. ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब जो टेक्स्ट आपको मिला, इस टेक्स्ट में जितने नेम हैं, नेम का क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? नेम का क्या पैटर्न है? पैटर्न बताइए। वो तो लेटर है, लेटर तो हो गई, पैटर्न बताओ। नाम तो किसी भी लेंथ का हो सकता है। A is common. A is not common. एक में सोनू R है। सोनू में नहीं है, हाँ? रमन में भी कहाँ है? रमन में है ना A। अब एक पैटर्न समझ आया कि इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, बाकी लेटर स्मॉल है। ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स से मुझे नेम्स निकालने सारे, तो पैटर्न वाइज हमें पता है कि इस पैटर्न की हेल्प से हम लोग फाइंड ऑल करेंगे। तो पैटर्न में सबसे पहला जो लेटर होगा वो A से Z तक के बीच में हो सकता है, A to Z के बीच में हो सकता है। मतलब आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ पैटर्न है, तो ही आप लगा सकते हैं। इरेगुलर चीजें अगर हैं तो उस पर आप पैटर्न नहीं लगा सकते, है ना। तो A to Z सबसे पहला लेटर तो A to Z है। ठीक है, इतना कंफर्म है। उसके बाद के लेटर स्मॉल में है ना, स्मॉल में है, लेकिन कितने हैं? हाउ डू वी डिसाइड कि इसके बाद के लेटर्स कितने होंगे? वो वेरी करेगा। ठीक है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। राइट, तो अब क्या करें उसके लिए? आप यहाँ पे अब अननोन लेंथ के लिए आप स्टार लगाते हैं। अननोन लेंथ के लिए आप स्टार लगाते हैं। स्टार का मतलब अननोन लेंथ। ठीक है, तो A to Z का जो लेंथ है वो अननोन है, मतलब पहला लेटर कैपिटल है,
बाकी के जो लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं लेकिन उनका लेंथ अननोन है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है ना, हम फाइनल नहीं कर सकते उसको, तो हमने स्टार लगा दिया। और इसके बाद स्ट्रिंग पास करते हैं। चेक किया नेम्स में क्या आया है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, समझ आया? इसमें से ऐसा नाम ढूंढना है जिसका स्टार्टिंग लेटर ए है, बीच में 2 लेटर हैं और लास्ट का लेटर यू है। ऐसा लेटर ढूंढना है। वैसे तो दिख रहा है, बट अगर आपको इसकी हेल्प से ढूंढना हो तो पैटर्न क्या लिखेंगे? पैटर्न लिखेंगे एस, जो पहला लेटर है, कैपिटल, स्मॉल या कैपिटल जो भी है कर सकते हैं, या कैपिटल ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच वाले लेटर अननोन है लेकिन लेंथ पता है आपको, तो आप लगाएंगे डॉट। बीच का लेटर अननोन है तो आप लगाएंगे डॉट। उसके बाद आप लगाएंगे लास्ट लेटर अगर पता है, क्या ब्रैकेट, एक सेकंड, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, वेरिएबल को प्रिंट करो। तो अगर अननोन कैरेक्टर है बट लेंथ अगर आपको पता है ना, तो बीच में लेंथ देना, पूरे वर्ड का लेंथ नहीं चाहिए आपको, बीच का, तो बीच में आप डॉट लगा सकते। डॉट मतलब अननोन कैरेक्टर्स, जितने डॉट उतने कैरेक्टर्स आपके हैं बीच में, बट वो अननोन है। ठीक है, ये सब होते हैं आपके पैटर्न्स। इसकी हेल्प से आपका स्ट्रिंग में एक्सट्रैक्शन होता है डेटा का, सर्चिंग होती है, राइट। और इसको कई जगह पे यूज किया जाता है, लाइक आजकल अगर देखा जाए तो जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, वो आपके लिखे हुए वर्ड से ज्यादा उसका जो पैटर्न है उसको समझता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ यू राइट समथिंग एंड इफ इट इज रॉन्ग, आपने कुछ भी लिखा, कोई वर्ड मीनिंग गलत हो गई, वो करेक्ट कर देता है, उसके पास ऑटो करेक्ट है। कहाँ से ऑटो करेक्ट? पैटर्न ही तो समझ रहा हो, वो डेटा आपका एक्चुअली नहीं समझ रहा, वो डेटा का पैटर्न समझ रहा है कि आप जो लिख रहे हो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है ना, तो उसमें से वो चीजें निकालता है, फिर आपको रिस्पॉन्स करता है। तो ये होता है पैटर्न, है ना। कुछ चीजें अगर उसके लिए अननोन भी है तो भी वो उसमें से चीजें फाइंड आउट कर सकता है ना, और कहीं से मैच करा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज रेगुलर एक्सप्रेशन। इस तरह से काम होता है। सर इसमें जो हमने सेकंड वाला है, नेम्स वाला जो वेरिएबल है, इस पे हम क्या सर्च कर रहे हैं बेसिकली कि स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अ कैपिटल, सेकंड शुड बी अ स्मॉल, और लेंथ कुछ भी हो सकती है, राइट सर? इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसकी नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ 1 ही है, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए दिया है। आपने स्टार जो लगाया है वो इसके बाद लगाया ना, तो ये स्मॉल का लेंथ चेक करेगा, कैपिटल का लेंथ वो 1 ही चेक करेगा। कैपिटल का लेंथ अगर 2 हो गया तो नहीं निकाल पाएगा वो। जैसे मैंने रमन का आर दे दिया और ये दे दिया RAMAN, तो ये डेटा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसको बताया गया है आर अलग आ गया, अमन अलग आ गया। ठीक है, अब उसको बताया गया था सिर्फ इसका जो डेटा है, जो स्मॉल लेटर है, वो स्मॉल लेटर की लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसकी तो 1 ही रहेगी। अंडरस्टूड। एंड सर जो लास्ट में जो हम सर्च कर रहे हैं s.u, इसमें क्या हो रहा है? भैया
हाँ नहीं करा पाऊंगा, एक्चुअली एक फाइनल हो गया है दूसरे। ठीक है। पाइथन फिनिश।